ऑल वेल। तो स्टार्ट है क्लास हमारी, तो सभी बच्चे क्लास के अंदर आ जाएं। तो अभी मेरा जो है बेटा वन नोट जो है उड़ गया है 2-3 दिन पहले। तो मेरा एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है जो मेरे को मिल नहीं रहा, तो मैं आपको अपने नोट्स से डायरेक्टली कराने जा रहा हूँ। फ्री कंसेंट। तो कल की क्लास हमारी थी, सब बच्चे क्लास में थे कल, याद है सबको? कर दे रिवाइज। ऑल वेल। तो हमने अभी कल की क्लास में शुरू क्या किया था, हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। यूनिट 1 हम लोग कर चुके हैं, यूनिट 2 हम लोग कर चुके हैं। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है अदर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको और दूसरे एसेंशियल्स की आवश्यकता पड़ती है, और उन एसेंशियल्स को आप क्या कहते हो, क्या क्या नाम थे उनके? तो सबसे पहला आपका था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल पर्पस और अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। 4 बातों में ये मेरा प्रॉपरली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। टोटल 4 बातें। उन 4 चीज़ों के अंदर आपकी सबसे पहली चीज़ क्या थी? सबसे पहला हम लोगों ने कल पढ़ा क्या? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को पढ़ाया, मैंने कहा कल रिवाइज करवा रहा हूँ प्रॉपरली अच्छे तरीके से। कोई एब्सेंट भी था क्या कल? बेटा वीडियो डाल दिया, लिंक भेज दिया, देख लेना। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, छोड़कर एक्सेप्ट माइनर अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऑल वेल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके जो एग्ज़ाम के अंदर आता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका माइनर वाला टॉपिक आता है। ठीक है, तो माइनर आपके लिए बड़ा क्रूशियल है। तो जब मैंने आपके लिए शुरू किया तो सबसे पहले माइनर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। तो मैंने कहा माइनर कौन होता है? तो माइनर मीन्स द पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज अंडर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, बट इन 2 केसेस the age of minor is continuous up to 21 year. Number 1, when the guardian of minor is appointed by court, or when the administrar of the property of the minor is appointed by court. All well. तो ये होने के बाद फिर मैंने आपको नेक्स्ट बताया अगला पॉइंट कि भाई माइनर की पोजीशन क्या होती है। तो माइनर की पोजीशन ये होती है, सबसे पहली पोजीशन, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। माइनर के साथ अगर आप कोई एग्रीमेंट बनाते हो तो वो वॉइड अब इनिशियो होता है। वॉइड अब इनिशियो को नॉर्मली आप क्या कहते हो इंग्लिश में? वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, और इजी लैंग्वेज हो तो यूजलेस फ्रॉम वेरी बिगनिंग। ऑल वेल। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमने किसके साथ में कवर किया था? एक केस स्टडी थी जिसका नाम था मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। जहाँ एक माइनर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज कर देता है और लोन ले लेता है, बट रीपे नहीं करता। रीपेमेंट के लिए उसके पास जाते हैं, वो पैसे नहीं देता, उसके खिलाफ केस किया जाता है। फिर लॉ में, कोर्ट में ये बात होती है कि भाई आपने माइनर को पैसे क्यों दिए, और अगर आप माइनर को पैसे दे रहे हो देन यू विल बी लाइबल, माइनर विल नॉट बी लाइबल। ऑल वेल। फिर हमने अगला इसका रूल या इसका पोजीशन पढ़ा। पहला कौन सा था? माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो। नंबर सेकंड है माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड, वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड। एक बार वॉइड ऑलवेज वॉइड। चाहे माइनर 17 साल 364 डेज का था उस दिन आपने एग्रीमेंट बनाया है, वॉइड है। चाहे अगले दिन वो 18 साल का हो जाएगा तो पुराना एग्रीमेंट कैरी नहीं करोगे। हाँ, फ्रेश बना लो ना। यस सर। अगर एग्रीमेंट के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई करें तो भी वही है यार टर्म्स तो मैं छोटे बच्चे के साथ कुछ भी कर लूँ मेरे अकॉर्डिंग, वो तो हाँ ही बोलेगा डेयरी मिल्क की चॉकलेट के लिए। आपकी टर्म्स की कुछ औकात नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। टर्म्स जब लॉ ने डिसाइड कर दी दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक एन एग्रीमेंट, देन व्हाई यू आर क्रिएटिंग न्यू टर्म्स एंड कंडीशन अपने तरफ से, अपनी अकॉर्डिंगली आप नहीं कर सकते।
भाई सिंपल है, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो। अब आप कोई टर्म बना लो कि हम दोनों अपने होशो हवास में ये लिखते हैं दैट कि तू बेशक माइनर है, लेकिन हमारी टर्म है दैट कि हम ये एग्रीमेंट ओके करेंगे। नहीं भाई, नहीं चलेगा। ऑल वेल, और कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको दो अभी रूल्स बताए या पोजीशन ऑफ माइनर। नंबर नेक्स्ट, क्या माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। माइनर एक ऐसा बंदा होता है जिससे आप कुछ ले नहीं सकते, आप उसको जितना मर्जी दे दो वो झोली फैलाकर बैठा रहता है, कोई टेंशन नहीं है, दे दो जितना मर्जी। तो माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। नंबर नेक्स्ट था नंबर 4, माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, मतलब माइनर अपनी माइनॉरिटी को छुपा सकता है, प्लीड कर सकता है। या कंसेप्ट ऑफ एस्टॉपल, एक कॉन्सेप्ट है एस्टॉपल नाम का। स्टॉपल वर्ड मतलब मैंने बताया ना, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। क्या कोई बच्चा है जिसको एस्टॉपल वर्ड में समस्या है? नहीं है, वेल एंड गुड। मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी करवाया, कॉन्ट्रैक्ट में भी करवाया, पार्टनरशिप में भी करवाऊंगा, सीए फाउंडेशन। तो स्टॉपल, या माइनर अपनी माइनॉरिटी छुपा सकता है, या माइनर अपने आप को फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट कर सकता है आपके सामने। आपको सतर्क रहना है, माइनर की कभी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। ऑल वेल था। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, बेटा मेरा दोस्त मेरी दुकान पे आया है, मैं किसी कस्टमर के साथ बिजी हो गया हूँ, मेरा दोस्त मेरी दुकान पे बैठा हुआ, इतने में नया कस्टमर आ गया। नए कस्टमर को मेरा दोस्त जो है वो सामान बेचने लगा, मैंने उसको रोका नहीं, मतलब इम्प्लाइडली मैंने अपने दोस्त को परमिशन दी दैट कि तू सामान बेच सकता है। इन फ्यूचर उस कस्टमर को सामान से कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं उस कस्टमर को मना नहीं कर सकता दैट कि तूने मुझसे थोड़ी खरीदा था। इसको स्टॉपल कहते हैं, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। मैं डिनाई कर रहा हूँ ना कस्टमर को, उसके लिए लॉ ने स्टॉपेज लगा रखा है, स्टॉपल। ऑल वेल, अगला पॉइंट बताएं जी। माइनर, अब यहाँ पर भाई ऐसा होता है कि माइनर तो कभी भी लाइबल नहीं होता, तो ये दुनिया जो है कभी भी उस माइनर को क्या नहीं देगी, कभी भी उस माइनर को ये दुनिया हेल्प नहीं करेगी नेसेसरीज में। इसीलिए माइनर को आप अगर नेसेसरीज प्रोवाइड करते हो तभी भी माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा, आप माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो। यहाँ तक ओके था। अगले कुछ पॉइंट्स थे, माइनर के गार्जियन कभी भी माइनर की हरकतों पर लाइबल नहीं होंगे। माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, लेकिन वो माइनर एडमिट हो सकता है इनटू द प्रॉफिट्स। और फिर अगला पॉइंट था क्या, माइनर एजेंट बन सकता है लेकिन वो कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं रहेगा। फिर अगला पॉइंट था, माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल ही नहीं है। ऑल वेल था। बताओ, माइनर में किसी बालक को कोई डाउट, घर पे जाके पढ़ाई की थी, झूठ बोल रहे हो? हाँ अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट है अनसाउंड माइंड। अभी कैपेसिटी चल रहा है, अनसाउंड माइंड अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना, याद है ना सबको? कोई नई क्लास नहीं हो रही है, वो अभी 5 मिनट बाद शुरू होगी। फिर दूसरा पॉइंट है मेरा अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड क्या होता है? द पर्सन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड व्हाट? अनसाउंड माइंड। वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को समझ पाने में जो है असमर्थ है, उसको आप अनसाउंड माइंड कहते हो। मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए थे। मैंने आपको बताया, इडियट बोल रहे हो मुझे? अच्छा, एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है। तो इडियट, ल्यूनैटिक, इनसेन और ड्रंकन पर्सन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अनसाउंड माइंड के। ऑल वेल, एक अनसाउंड माइंड बंदा क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जी हाँ, अगर एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट उसका माइंड साउंड है। एक साउंड माइंड बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसका माइंड अनसाउंड है। ऑल वेल था बेटा, ओके, कोई दिक्कत? फिर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने आपको बताया पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कैपेसिटी का तीसरा पॉइंट। तो कौन कौन से लोग कानून ने डिस्क्वालिफाइड कर रखे? एक तो एलियन इनेमी,
जिसको आप ऐसे हिंदी में प्योर हिंदी की बात करो, विदेशी दुश्मन, एलियन इनेमी, इनको क्या कर रखा है, डिस्क्वालिफाइड कर रखा है। यस, सीक्वेंशियल। चलो चलते हैं। नंबर 2, आप इंसॉल्वेंट अगर हो गए तो आप डिस्क्वालिफाइड हो, यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक एन एग्रीमेंट विद एनी पर्सन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी बाय द कोर्ट। ऑल वेल। तीसरा, आप कोई कन्विक्टेड पर्सन हो, कन्विक्टेड मतलब आप जेल में हो, आप गिल्टी फाउंड पर्सन हो। कन्विक्टेड मतलब जिसको गिल्टी हो गई, गिल्टी मतलब आपको नहीं, रोज होती है लाइफ में, अब यार आज तो पढ़ लेता, ठीक है, वो वाली गिल्टी की बात नहीं कर रहा हूं। नंबर 4, अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चलो तुम दोनों खड़े हो जाओ, रौनक तू भी खड़ा हो और तू भी खड़ा हो, चल खड़ा हो जल्दी फटाफट, स्टैंड अप स्टैंड अप। चल अब तू बता, तू इससे क्या बात कर रहा है। सर मैं इससे पूछ रहा था कि वो एस्टॉपल वाले में माइनर सेलर होगा। ठीक है, अब तू बता, तू इसको क्या बता रहा है। तू इतना बड़ा वीआईपी हो गया कि तू इसको आंसर देगा। अभी क्लास चल रही है, तू स्टॉपल के पीछे पड़ा हुआ है, तेरे को मैं बाद में बताऊंगा नहीं, अगर तेरे को डाउट है तो। फिर इधर क्लास चल रही है ना, अभी बैठ यहाँ पर चल रहा है, सब बच्चे कंसंट्रेशन में लगे हुए हैं और तुम दोनों खेला खेल रहे हो, पता नहीं कौन सा नया। क्लास में 100 बार बोल चुका हूँ, आपस में प्लीज़ 2 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की जो भी होते हैं उसमें डिस्कशन मत किया करो आपस में। जो डाउट है सब लिखो। आज तक कभी हुआ है कि आपके डाउट्स नहीं बताए हैं? आप पूछो तो सही, आप पूछते ही नहीं हो। तो बैठो, अब आगे से बात मत करना, नहीं तो सारे कमेंट दूंगा क्लास में तुम दोनों पर, ठीक है। अगली बार फूफा जी को भूल जाऊंगा मैं, कहाँ है फूफा जी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ चल रहा था। सबसे पहला डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, एलियन एनेमी। दूसरा क्या है, इंसॉल्वेंट। तीसरा कन्विक्टेड पर्सन। कन्विक्टेड में याद रखना गिल्टी फाउंड पर्सन होगा, ठीक है। नंबर 4 होता है आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, सवर्गन ऑफिसर, एम्बेसडर वगैरह हो, you are not always disqualified but when you cross your limit then you will be disqualified। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, मैं एम्बेसडर हूँ इंडिया का और मैं इंडिया की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा हूँ, जैसे ज्योति मल्होत्रा ने अभी इंफॉर्मेशन लीक करी होगी, आई डोंट नो, जो भी होगा, जांच चल रही है। एक यूट्यूबर अभी पकड़ी गई है, पता होगा आपको, जासूसी के केस में। हालांकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी लिमिट क्रॉस करता है देन वो डिस्क्वालिफाइड है। एंड द लास्ट वन वाज, वो जल्दी से बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चा रट के आगे बढ़ जाता है यार, जॉइंट स्टॉक कंपनी डिस्क्वालिफाइड। कंपनी डिस्क्वालिफाइड कब होगी, जब कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज से बियॉन्ड जाएगी, तब मैं डिस्क्वालिफाइड हूँ। जैसे मेरा काम है आपको लॉ पढ़ाना, अब मान लो मैं किसी, अगर मेरे सब्जेक्ट में ज़रूरी है तो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बीच बीच में छेड़ देता हूँ और मैं अकाउंट पढ़ाने लग जाता हूँ, मतलब कोई जानबूझ के टॉपिक बीच में ले आया और अकाउंट्स का बताने लग गया। या वैसे मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया है मैंने, तो मैं इको का कोई टॉपिक ला के ज़बरदस्ती घुसेड़ रहा हूँ, इको का बता, मतलब मैं अपने आप को थोड़ा सा, मतलब मैं एक्स्ट्रा स्मार्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे को ज़्यादा अच्छी इको आती है या मेरे को ज़्यादा अच्छा अकाउंट्स आता है। ये गड़बड़ है, मेरा वो लिमिट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को मेरे सब्जेक्ट में देखना है, अनलेस कि कोई टॉपिक ना आ जाए। कभी कभी एक आधा टॉपिक अकाउंट्स का और इको का आता है, लॉ के अंदर आता है और उनके में भी आते हैं, तो मेरे को एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना। मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है ना वो फिक्स है, मुझे इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रह के काम करना है। सेम कंपनी के ऊपर कल मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती है, तो उस समय पर कंपनी का एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है प्रमोटर के द्वारा, नाम होता है MOA। पक्का सुना होगा MOA के बारे में, 11th की बिजनेस स्टडीज में बताते हैं, है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ लिखा होता है ये जो प्रोस्पेक्टिव कंपनी है, प्रोस्पेक्टिव मीन्स बनने वाली कंपनी, ये जो बनने वाली कंपनी है ये क्या काम करेगी और बनने के बाद कंपनी वही काम करेगी, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट जाएगी, डिस्क्वालिफाइड है। तो ये हमारा कल का क्लास था पूरा का पूरा रिवीजन, आई थिंक ओके।
ठीक है, तो सबका ओके चल रहा है लॉ बेटा मेरे। अब हम और लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा क्या, फ्री कंसेंट, टॉपिक नंबर 2। तो कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स में प्रॉपरली ये कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे। फ्री कंसेंट, ठीक है। अब ये फ्री कंसेंट होता क्या है, एक बार देख लें, सही आ रहा है थोड़ा बहुत तो ठीक है। फ्री कंसेंट होता क्या है, अरे बोलो ना भाई। फ्री कंसेंट मीन्स हम जिसके साथ में एग्रीमेंट बना रहे हैं उसकी रजामंदी हो, जिसको आप एक लैटिन वर्ड में कहते हो कॉन्सेंसस एड इडम, लैटिन वर्ड, और अंग्रेजी में कहते हो सेम माइंड सेम सेंस। सेम माइंड, जैसे मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं तो आप पढ़ना चाहते हो, मैं आपसे फीस लेना चाहता हूं तो आप देना चाहते हो, मैं आपको कोई गुड्स बेचना चाहता हूं तो आप वो गुड्स खरीदना चाहते हो। अब ऐसा नहीं मैं बेचना चाहता हूं पिस्टल निकाल के, कि खरीदना तो आपको पड़ेगा, है ना जी। दिस इज नॉट जो है वो वैलिड। तो फ्री कंसेंट होना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ना इस टॉपिक में 5 ऐसी सिचुएशन बताऊंगा जहां पर फ्री कंसेंट नहीं होती है। आया समझ? एक बार मैं यहां लिखना चाहूंगा साइड में। पहली बात, हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए फ्री कंसेंट की आवश्यकता पड़ती है। बोलो हाँ या ना। यस, अगर आप कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो आपको कौन सा कंसेंट चाहिए? तो आपको फ्री कंसेंट चाहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंसेंट फ्री नहीं होती है, पहला तो ये पढ़ेंगे। और दूसरा मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि अगर फ्री कंसेंट नहीं होगी तो जो बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है जबरदस्ती टाइप, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप किस नाम से जो है वो एक्सप्रेस करोगे। जैसे एक सही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वैलिड होता है, वाहियात कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई तुक नहीं होता, वॉइड होता है, यूजलेस, जिसमें थोड़ा सा गड़बड़ काम होता है वो इलीगल वाला होता है, पनिशेबल टाइप। और एक वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी के साथ या तो फिजिकली या मोरली या फ्रॉड करके जो है उसकी कंसेंट ऑब्टेन करी है, उसको आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो? चिल्ला के बोलो। वॉइडेबल। ऑल वेल। तो यहां अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट स्थापित नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको नॉर्मल अंग्रेजी अनुवाद करके बताता हूं। अगर कहीं पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ गया ना तो समझ लो मेरे प्यारो, उसको आप कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। इट मींस अभी तूने मेरे साथ में फिजिकली या मोरली असॉल्ट किया या मोरली प्रेशर डालकर तो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, अभी मेरी मजबूरी थी उस कॉन्ट्रैक्ट में अपनी रजामंदी देना, एक्सेप्टेंस देना। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन से मैं बाहर जाऊंगा, पहले कोर्ट में जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करूंगा? करूंगा नहीं, करवाऊंगा कोर्ट से। क्या? कैंसिल। बोलो ओके। तो जब फ्री कंसेंट नहीं होती तो वो 5 सिचुएशन में नहीं होती। तो इसके आगे मैं लिख रहा हूं अब नो, नो फ्री कंसेंट 5 सिचुएशन में। तो 5 सिचुएशन जहां पर पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। पहले को आप बोलते हो क्या? दूसरे को आप कहते हो अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरे को कहते हो मेरे बच्चे फ्रॉड, चौथे को कहते हो मिस रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट को आप कहते हो, मतलब हम लोग इस वाले फ्री कंसेंट वाले टॉपिक में ये 5 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट। एक मेरा क्या हो गया? एक कोएर्जन हो गया, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक फ्रॉड, एक मिस रिप्रेजेंटेशन और एक क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। 5 पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हो बेटा मेरे। इन 5 में से जो ये 4 पॉइंट है, ये 4 के 4 पॉइंट को आप बोलते हो क्या? और जो एक ये वाला पॉइंट है इसको आप क्या कहते हो? वैलिड भी होता है।
तो मैं आपको बता दूंगा किस सिचुएशन में वैलिड और किस सिचुएशन में वॉइड। अब इन पांचों को एक्सप्लेन करता हूं पहले, देन एक एक करके हम लोग इसको शुरू करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर है कौन सा, कोएर्जन। कोएर्जन का मतलब होता है बेटा किसी को फिजिकल फोर्स कर रहे हो, फिजिकल फोर्स। मैं पिस्टल दिखा रहा हूं और पिस्टल दिखा के, और असली पिस्टल है वो होली वाली पिचकारी नहीं है, वो पिस्टल दिखा के मैं आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ। मैं आपके घर में घुस गया, मैंने ऑलरेडी पेपर बनवा के ले गया था, मैं कहा देख इस पेपर पे साइन कर, तू अपना ये घर अपनी मर्जी से 1001 रुपये में मुझे ट्रांसफ़र कर रहा है, और AK-47 मेरे हाथ में, और मेरे 4 बाउंसर अगल बगल में खड़े हुए उसके ऊपर। बताओ वो क्या करेगा उस टाइम पे? वो सनी देओल का छोटा भाई है कि वो ऐसे ये आगे तुम ये लो, रजनीकांत है वो? नहीं है ना। उस टाइम पे तुम सभी लोग एक ही कॉमन काम करने वाले हो, साइन कर दोगे। क्योंकि भाई लाइफ रही तो ऐसी प्रॉपर्टी बहुत बना लेंगे, लाइफ ही नहीं रही तो प्रॉपर्टी का क्या करोगे? उस समय मजबूरी थी। जैसे वो अपनी प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाया, आप जैसे ही उस सिचुएशन से बाहर निकले, सबसे पहले आप कोर्ट में जाओगे और कोर्ट में बताओगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था और ज़बरदस्ती इन्होंने मेरे ऊपर AK-47 रखी और मेरी सारी संपत्ति अपने नाम पे करी, और यहाँ पर जो सिग्नेचर मैंने किए वो मैंने ही किए हैं, लेकिन वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरी कंसेंट फ्री नहीं है, और ये मेरे साथ में जो किया गया है वो कोएर्जन किया गया है। प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, दो पार्टी में लॉयर पार्टी का ही होता है, तो दोनों पार्टी में कौन प्रूफ करेगा? पहले बताओ दोनों पार्टी को बोलते क्या है? भाई जिसने गलत काम किया, जिसने AK-47 दिखाई वो डिफेंडेंट पार्टी, जिसके ऊपर AK-47 रखा गया वो एग्रीव्ड पार्टी। तो कोर्ट में ये प्रूफ कौन करेगा? क्या डिफेंडेंट प्रूफ करेगा? हाँ सर मैंने किया था, मैं गया था AK-47 लेके, नाभि के बीच में मैंने उसके AK-47 रखी और मैंने अपने दम से एक सिग्नेचर लिया और ये प्रॉपर्टी मेरी। सर देख लो, ऐसा होगा क्या? तो प्रूफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? हमेशा एग्रीव्ड पार्टी का होगा। एग्रीव्ड पार्टी अपने खुद के सबूत, एविडेंस या जो भी होगा उससे वो प्रूफ करेगा दैट कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। ऑल वेल। और जो कोएर्जन होता है ना, वो एक तरीके का आप ये मान लो ये पनिशेबल होता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होगा ही होगा, कोर्ट मेरे को सजा भी देगा डिफेंडेंट पार्टी को। आगे समझ। तो पहले मैं कोएर्जन की डिस्कशन करूंगा, देन सेकंड नंबर पे क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मींस मोरल प्रेशर। मोरल प्रेशर से आप लोग जरूर गुजरे होगे, नहीं तो अभी जो जिस हिसाब से आपकी ये जो एज है, थोड़े ही टाइम में कहीं ना कहीं गुजरोगे मोरल प्रेशर से। क्या होता है मोरल प्रेशर? इमोशनली ब्लैकमेल करना। होता ही नहीं होता? आप ना चाहते हुए भी कभी कभी वो डिसीजन आपको लेना पड़ता है जहां पर आपके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है, मोरली आ रहा है। कोई ऐसा AK-47 नहीं रखी, लेकिन उसकी आंखें AK-47 से कम नहीं है। आया कुछ समझ? और उसके जो टोंट हैं, दक्ष को आ गया भाई समझ में, उसके जो टोंट हैं वो भी AK-47 से कम नहीं है। तो हस्बैंड वाइफ में खूब होता है, बहुत होता है, और मैं एक्सपीरियंस हूँ, ठीक है। मेरी शादी को भी, और सर तो खतरनाक लेवल के एक्सपीरियंस है, सर को तो बहुत लंबा समय हो गया, विशाल सर को तो निकल ही लिए सारे, ठीक है। तो हम सारे ही एक्सपीरियंस हैं यहाँ पर बेशक हम कितने भी बड़े शेर हो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है हमारा अस्तित्व। हमारे काम मोरल प्रेशर में करते हैं, ठीक है। ऑल वेल। तो हस्बैंड वाइफ हो गया, ये एक बहुत तगड़ा रिलेशन होता है मोरल प्रेशर का। और बताता हूँ, क्रेडिटर डेटर का होता है क्या? 100% होता है, क्रेडिटर और डेटर का। देखो डेटर क्रेडिटर से जब जनरली पैसे मांगता है, हमारे भारत में पैसे मांगने का भी, उधार लेने जा रहे, तो 40 तो आपको बहाने मारने पड़ते, चलो पैसे मिल गए। अब वही 40 प्लस 10 बहाने ब्याज के, टोटल 50 बहाने वापस निकालने के लिए कौन मारेगा? जिसको पैसे लेने। तो ये हमारा स्टेट है जहां पर
हमें जो है वो बहुत सारे बहाने मारने पड़ते हैं अपने पैसे लेने के लिए। तो क्रेडिटर और डेटर में बहुत ज़्यादा अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट में होता है क्या? दबा के होता है। तो मैं ऐसे ही कई सारे टॉपिक वहाँ पर पढ़ाऊंगा। एक और बता दूँ, स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल। स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स गुरु एंड डिसाइपल मीन्स भक्त, शिष्य, डिवोटी। क्या वहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है? बहुत जगह पर होते हैं ऐसे अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, अगला है मेरा फ्रॉड। फ्रॉड तो भाई खुला तेरी ऐसी की तैसी कर रहा हूं, तुझे बाद में पता लगेगा। मतलब तुझे पता ही नहीं है कि तेरा कट रहा है यहां पर अल्टीमेटली। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फ्रॉड। ठीक है, अगला है मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है इनोसेंट मिस स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन बिलीविंग दैट व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू, व्हाट आई एम डूइंग इज ट्रू, लेकिन वो सही नहीं होता। जैसे मुझे कहीं से खबर मिल गई कि अमिताभ बच्चन जो है वो डायरेक्टर बनने वाला टाटा कंपनी का, तो वही खबर मैंने तुम सबको दे दी, तुम सबने शेयर्स खरीद लिए टाटा कंपनी के, और अमिताभ बच्चन पनवाड़ी उस कंपनी का डायरेक्टर बन गया। और शेयर्स 800 रुपए के थे, वो 10 रुपए पे आ गए, और तुम सब बर्बाद हो गए। लेकिन भाई यहाँ पर मेरी मिस स्टेटमेंट की वजह से हुआ ना ये, तो भी तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज मिस्टेक। ये हम वहाँ पर देखते हैं, मिस्टेक में हो गई गलती से मिस्टेक, इसमें तो गाना भी आया हुआ है, आप सब सुनते होगे। तो ये 5 के 5 पॉइंट हम फ्री कंसेंट नहीं होने पर देखेंगे। एक एक करके शुरू करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। ऑल वेल। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 14 है जो कि कहता है फ्री कंसेंट क्या होता है। तो फ्री कंसेंट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 पढ़ा है हमने, 10 का दम, 10 सेक्शन 10 पॉइंट। अरे पढ़ाया है भाई, मुंह सा बना के बैठ गए। सर यही तो आता है, क्या बात करो लॉ के अंदर। तो वो 10 पॉइंट में पॉइंट नंबर 5 क्या है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बनाओगे तो पॉइंट नंबर 5 क्या है? आपका कंसेंट फ्री होना बहुत ज़रूरी है। 5वां पॉइंट। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि फ्री कंसेंट मतलब आपका एक लैटिन वर्ड होता है फ्री कंसेंट का, कॉन्सेंसस एड इडम, इट मीन सेम माइंड सेम सेंस। तो सेक्शन 10 में बोला गया है विच प्रोवाइड दैट ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सेक्शन 14 ये बात बोलता है कि कंसेंट को फ्री तभी मानेंगे जब वो कोएर्जन के बिना, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बिना, फ्रॉड के बिना, मिस रिप्रेजेंटेशन के बिना और मिस्टेक के बिना की गई है। बोलो ओके। तो क्या इफेक्ट होगा अगर फ्री कंसेंट नहीं होगी? सेक्शन 19 पूछता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बोलो ना वॉइडेबल हो जाएगा सम टाइम एंड सम टाइम। एक ही केस में, मिस्टेक के केस में वैलिड और वॉइड रहता है। असल में अगर प्योर तरीके से देखें ना तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 4 ही चीजें आती है। कौन कौन सी? कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। ऑल वेल बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर कंसेंट नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होगा? वॉइडेबल। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या? कोएर्जन। कोएर्जन हमारा है सेक्शन नंबर 15। यहाँ पर गलती से इस पे 14 लिखा हुआ है, 14 नहीं है 15 है। ऑल वेल, कोएर्जन सेक्शन नंबर 15। तो सब सुनेंगे कोएर्जन का मतलब क्या होता है कि मैंने, अब तो आपको अंडरस्टैंड है क्या हो गया कि मैंने किसी सामने वाले पर्सन को कोई थ्रेट दिया हुआ है और उस थ्रेट की वजह से वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पिस्टल के दम पे मारने की धमकी दे रहा हूँ या एक्चुअली मैं मार रहा हूँ। तो ये सारी सिचुएशन क्या हो गई? कोएर्जन। बेटा कोएर्जन हमेशा फॉरबिडन बाय आईपीसी है। फॉरबिडन बाय आईपीसी मतलब भारत में एक कानून है, क्रिमिनल कानून, इंडियन पीनल कोड, नॉट पेनल, इंडियन पीनल कोड। आईपीसी की धारा 302 के तहत आपको सजाए मौत दी जाती है। सुना है कभी फिल्मों में, है ना जी? तो जी वो आईपीसी होता है। और अगर आप किसी को धमकाकर कोएर्जन कर रहे हो तो बताओ वो क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं? तो वो आईपीसी में आप उसके अगेंस्ट में
आपके खिलाफ जो है वो केस चलेगा। तो आप किसी को थ्रेट कर रहे हो या कोई अनलॉफुल डिटेन कर रहे हो किसी की प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीज़ें क्या कहाँ पर आएगी, कोएर्जन में। तो एग्जाम्पल हो, एक्स ने मारा बाई को एंड कंपल हिम टू सेल इस कार फॉर ₹50,000। उसका फॉर्चूनर 50 लाख का 50,000 में खरीदने के लिए 4 लगा दिए। डर गया भाई वो, उसने कहा किस पेपर पे साइन करने, लाओ दो साइन करे, चला गया। वो क्या करे, जान बचानी है भाई, कोएर्जन है। बाद में वो अपनी कार कोर्ट में जाकर वापस ले सकता है। हियर वाइज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन बाय कोएर्जन बिकॉज बीटिंग समवन इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। सही है। और कोई ज़रूरी नहीं है किसी सिचुएशन में, अगर आईपीसी में कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आईपीसी नहीं है, फिर भी कुछ इस तरीके की हरकत की गई है तो वो भी कोएर्जन माना जाएगा। आईपीसी में तो क्राइम से रिलेटेड बात होती है, कहीं पर एक्चुअली में मैंने क्राइम नहीं किया है फिर भी सामने वाले को मैं डरा रहा हूँ, तो वो भी कोएर्जन का हिस्सा। ऑल वेल। तो कोएर्जन हम किसके खिलाफ करते हैं? सिंपल क्वेश्चन, क्या कोई स्ट्रेंजर कोएर्जन कर सकता है? हाँ या ना? कैसे, एग्जाम्पल दो। जैसे मुझे तुम में से किसी को धमकाना है तो मैं जाऊंगा, मैं खुद ही शरीफ आदमी हूं तो मैं तुम्हें क्या धमकाऊंगा, लेकिन मुझे धमकाना भी है तो मेरे दाऊद से कनेक्शन है। सुनते, नाम सुना है दाऊद? तो मैंने दाऊद को फोन किया, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, मैं नहीं जानता दाऊद को, ठीक है कहीं रात में मेरे को ही ले लिए घसीटते हुए, अच्छा नहीं लगूंगा, बाल पकड़ के ले जा रहे, 4 बाल बचे वो भी ले जाएंगे, तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो मान लो मेरा दाऊद के साथ में कोई कनेक्शन है, मैंने फ़ोन किया, दाऊद भाई जो है उसको जो है धमकाना है और उसके साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो मेरे को मना कर रहा है, तुम उसको धमका दो। तो यस, दाऊद का कॉल आ गया वहाँ से। भाई दाऊद तो दाऊद ही है, अब चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाए, शेर, लेकिन शेर मतलब नेगेटिव वे में बोल रहा हूँ, उसको भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव नहीं है। उसने फ़ोन किया और यहाँ पर किसी पर्सन को डरा दिया, तो यस, स्ट्रेंजर कैन डू कोएर्जन, स्ट्रेंजर कोएर्जन। लेकिन क्या कोई स्ट्रेंजर अंडू इन्फ्लुएंस कर सकता है? जैसे पड़ोसी की वाइफ आगे, मैं नहीं खा रही खाना, ज्वेलरी दिलाओ, ये पड़ोसी का बच्चा आ गया, अंकल मैं नहीं खा रहा खाना, मुझे तो ज्वेलरी चाहिए अभी, उसको साले वो पंखे पे लटकाऊंगा, बटन दबाऊंगा और चला जाऊंगा। तो मैं अपनी औलाद से इतना परेशान हूँ, तू और आ गया। तो मोरल प्रेशर कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकता, सॉरी अंडू इन्फ्लुएंस में नहीं कर सकता, लेकिन कोएर्जन में यस, आप मोरल प्रेशर करते हो। सॉरी, कोएर्जन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, समझ गए? तो यहां पर लिखा हुआ है कोएर्जन में प्रोसीड फ्रॉम एनी पर्सन, मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन, इवन ए स्ट्रेंजर। ऑल वेल। अब आगे एक बात बताओ, मैं तुम्हें केस करने की धमकी दे रहा हूं, क्या ये कोएर्जन है? ये मेरा राइट है। मैं तुम्हारे ऊपर केस कब करूंगा? है भाई, तुम हंस रहे हो, चल मैं केस करने जा रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, तुम खड़े हो, सर अब तो केस करने जा, बनता है एक केस तो आपके ऊपर भी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो मैं केस जो है तुम्हारे ऊपर कब करूंगा? मेरा जब अधिकार बन रहा होगा। तो मैं तुम्हें केस करने की धमकी दे रहा हूं और तुमने कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर दिया, सर देख रहे हो कोएर्जन कर रहा है, केस करने की धमकी, ये क्या बात है? तो केस करने की धमकी देना इज नॉट कोएर्जन। तो अ थ्रेट टू फाइल ए सूट, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल सूट हो, सिविल लॉ मतलब बिजनेस लॉज के अकॉर्डिंगली आप केस कर रहे हो, क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। डज नॉट अमाउंट टू कोएर्जन अनलेस द सूट इज ऑन, हाँ कहीं आप झूठा केस कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, फॉल्स चार्ज लगा रहे हो तो ये गलत है। सही है, जेन्युइनली आपका अधिकार है तो आप केस फाइल कर सकते हो। ऑल वेल। अगला है इफेक्ट ऑफ थ्रेट टू कमिट सुसाइड। अब मैं किसी को सुसाइड करने की धमकी दे रहा हूं, कोएर्जन है या नहीं है? 100% है। अब कई बच्चे मेरे को बोलते हैं सर ये तो अंडू इन्फ्लुएंस है,
चलो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है रिलेशन में। अब हमारा गेट अक्सर खुला ही रहता है, यहाँ पर लॉक नहीं लगता। अभी कोई भागता हुआ यहाँ पर आ जाए एक बड़ा सा चाकू लेकर और यहाँ खड़ा हो जाए, गर्दन पे मार लूंगा अपने आप को। हम क्या बोले, मार ले, चलो बच्चों आ जाओ पढ़ते हैं। वो मर रहा है, हम पढ़ रहे हैं। हम थोड़ा सीरियस होंगे या नहीं होंगे? तो वो फिर अपनी मांग रखेगा कि भाई मुझे तुम अपनी स्कूटी दो वरना मैं अपने आप को मार लूंगा। तो क्या उसने मेरे से मोरल प्रेशर किया? नहीं, मैं मोरली प्रेशर में हुई नहीं। मैं तो साला 10 बार मरे लेकिन यहां ना मरे। नहीं आया समझ? लेकिन फिर भी वो मेरे से धमकी लेके मेरी स्कूटी ले जाने वाला है। दिस इज कोएर्जन। तो सुसाइड की धमकी देना इज कॉल्ड, लेकिन सुसाइड कर लेना इज कॉल्ड, क्या वो भी कोएर्जन है? क्योंकि अब तो वो मर चुका है ना, अब तुम कैंसिल किसके साथ करोगे कॉन्ट्रैक्ट? डेड बॉडी पे बुआ बनोगे? देखा है बुआओं को? डेड बॉडी पूरा पेट तक उछाल देती है बॉडी मार मार के। कभी देखना कभी। अरे रहने दो भाई, वो कुछ हो जाएगा उससे। देखा यार, डेड बॉडी होती है, 8-10 माताएं जो है अगल बगल में खड़ी होती है। भाई साहब डेड बॉडी भी उठ के बोल दे, भाई साहब हो गया, जल्दी ले चलो मुझे, ये तो साले फिर से मार रहे हैं मरने के बाद भी। मतलब ऐसा भी नहीं बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, ठीक है? देखते हो, आ जाओ। करते नहीं है, करते हैं। मैं एक बार गया था हरियाणा में किसी तो वहाँ अचानक से किसी की डेथ हो गई। तो सारी माताएं जो है, चलो चुप हो जाओ, सारी माताएं जो है वो गोल चक्कर में बैठी हुई थी, बीच में डेड बॉडी थी। तो थोड़ा मतलब 52 53 की एज रही होगी उस आदमी की। तो मैं देख रहा था, बिल्कुल सारी माताओं ने पहले तो मुंह ढका हुआ था, उसके बाद जो उन्होंने उसके अंदर घुसंड और थप्पड़ मारने चालू करे, मगर ये दुश्मनी उतारे, कर्ज लेके चला गया इनका, या ये जेन्युइनली रो रही है, खतरनाक लेवल। चलो जी, तो आगे सब आ जाओ, वापस आ जाओ। देखो पहली बात, सुसाइड एंड ए थ्रेट टू कमिट सुसाइड are not punishable under the IPC. It does not mean that suicide and threat to commit suicide are permitted by IPC. The question whether a threat to commit suicide amount to coercion or not was considered by Madras High Court in the case of Chikkam Amiraju versus Sesamma, कुछ करके कोई केस था। सुसाइड करने की धमकी देना कोर्ट ने बताया क्या होता है। देखो सुसाइड हो चुका है तब कुछ नहीं करना, लेकिन इफ यू आर गिविंग धमकी तो फिर ये फिर क्या है, हमारा वॉइडेबल होगा। मतलब आप मेरे से अपनी जान के बदले में जो है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो ये जो है वैलिड नहीं है। बोलो ओके। तो एग्जाम में कुछ इस तरीके से आए तो आप इसको देख सकते हो। बोलो ओके। एक पॉइंट और है, देन हम और आगे बढ़ेंगे कोएर्जन में। बेटा कोएर्जन इंडिया में बड़ा ब्रॉडर सेंस में लिया जाता है। इंग्लैंड में कोएर्जन को जाना जाता है ड्यूरेस नाम से। बहुत ही नैरोवर वर्ड है। नैरोवर क्या होता है? जैसे कि इंडिया में किसी को एक्चुअली में हमने कमिट कर दिया, कोई हरकत कर दी, मार वार दिया, कोएर्जन है। इंग्लैंड में उसको कोएर्जन ड्यूरेस नहीं बोलेंगे। किसी को एक्चुअली आपने बीट करके कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। लेकिन थोड़ा ऐसे धमका दिया ओरली वगैरह, तो वो कहां पर आता है? ड्यूरेस के अंदर। क्या द इंग्लिश लॉ यूजेस द टर्म ड्यूरेस फॉर कोएर्जन, हाउएवर टू आर डिफरेंट इन द फॉलोइंग वेज। Duress does not include detaining property or threat to detain. Duress can be employed only by party to the contract or his agent. मतलब कोई बड़े केस में ड्यूरेस इन्वॉल्व वो लोग नहीं करते। ये बस नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ था। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट। यस बॉस।
इतनी सारी चीजें जान के करना क्या है? सिंपल, क्योंकि उसका लॉ लॉ बहुत बड़ा है, बट जो रिलेटेड बात है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। इफेक्ट ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो क्या होता है, अगर तुमने मेरे से जबरदस्ती फिजिकल असॉल्ट, फिजिकल कुछ करके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो एग्रीव्ड पार्टी पे ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल। ऑप्शन है। कई लोग छोड़ भी देते हैं, तो जिसने छोड़ दिया फिर क्या करना। लेकिन अगर तुम्हारे साथ में कुछ गड़बड़, किसी ने धमकाई वमकाई और तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, देन यू हैव ऑप्शन कि आप कोर्ट में जाओ और कोर्ट में जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, वॉइडेबल करार दे सकते हो। ऑल वेल। अगली बात, ऑब्लिगेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी टू रिस्टोर बेनिफिट। एक अभी थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर पहले अपनी कार 50 लाख वाली कितने में दे रहा था, तो 50,000 में। इस एग्जाम्पल में, बुक में जो एग्जाम्पल था, 50,000 में मैंने अपनी कार, जिसकी कीमत मान लो 50 लाख रुपए है, मैं जबरदस्ती, सामने वाली पार्टी ने मुझे 50,000 दिए और मेरी कार ले गया, तो मैं अब क्या करूंगा, उस कोर्ट में जाऊंगा, और कोर्ट में जाऊंगा तो मेरे पास एक बेनिफिट आया किस चीज का, 50,000 रुपए का। द पार्टी रिसाइडिंग अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शेल रिस्टोर द बेनिफिट रिसीव बाय हिम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू द पर्सन फ्रॉम हुम द बेनिफिट वाज। तो क्या करूंगा मैं, उस पैसे को उस बंदे को वापस दूंगा या नहीं? अरे बोलो यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस में बोलो। नहीं, क्यों? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ो एक बार अच्छे से। The party cancelling a voidable contract shall restore the benefit received by him under the contract to the person from whom the benefit was received. It means what? क्या जी? एग्रीव्ड पार्टी को यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। मतलब अल्टीमेटली जो भी बेनिफिट, देखो जो 50,000 लिए हैं, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या उस 50,000 रुपये का करना है। अल्टीमेटली तेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि तू डिफेंडेंट को ला भाई ये पकड़ 50,000, अब मैं तेरे ऊपर केस करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। ऑल वेल। एंड द लास्ट वन इज ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पार्टी टू रीपे और रिटर्न। ए पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोर्जन मस्ट रीपे। और मैं एग्रीव्ड पार्टी हूं, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं तुझे रिटर्न दूं, लेकिन तूने मुझसे जो जबरदस्ती लिया है वो तू मेरे को, तेरी ऑब्लिगेशन है तुझे रिटर्न देना है। बोलो आ गया समझ? एग्रीव्ड पार्टी की ऑब्लिगेशन नहीं है, डिफेंडेंट पार्टी की प्योर ऑब्लिगेशन होती है कि तेरे को रिटर्न देना पड़ेगा। आ गया जी समझ में? और एक लास्ट बात है, बर्डन और ओनस टू प्रूफ। किस पे प्रूफ करने का बर्डन है कोर्ट में? एग्रीव्ड पार्टी। द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग दैट कंसेंट वाज ऑब्टेन बाय कोएर्जन एंड द एग्रीव्ड पार्टी वुड नॉट हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट हैड कोएर्जन बीइंग एम्प्लॉयड लाइज ऑन द पार्टी इंटेंडिंग टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। और कौन सी पार्टी का इंटेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करने का? डिफेंडेंट का होगा क्या? डिफेंडेंट ने खुद ही क्राइम करा, खुद ही जाके अवॉइड करा, ये क्या बात है? तो एग्रीव्ड का होगा। ऑल वेल। तो कैसा लगा कोएर्जन? अब इस कोएर्जन को मैं एक जगह पर इकट्ठा कर रहा हूं, ओरली ध्यान से सुनना। पहले सेक्शन 14 है फ्री कंसेंट, जहां पर आपको फ्री कंसेंट क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने सेक्शन नंबर 15 बताया कोएर्जन का। सेक्शन 15 कोएर्जन का आपसे क्या कहता है? सबसे पहली बात, कोएर्जन मीन्स इट मीन्स ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ अदर पार्टी बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनीथिंग। The person who is receiving the assent of other party, the person who is receiving the acceptance of other party is called defendant party, and the person जिसका कंसेंट लिया गया है जबरदस्ती, उसको आप क्या बोलोगे? एग्रीव्ड पार्टी। सेक्शन 15 है। क्या थर्ड पार्टी कोएर्जन कर सकती है? हाँ जी कर सकती है। क्या सुसाइड करने की धमकी देना कोएर्जन होता है? जी हाँ होता है।
ऑल वेल। किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा? एग्रीव्ड पार्टी पर। कोएर्जन से मुझे कोई बेनिफिट मिला है, मैं अगर एग्रीव्ड पार्टी हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन डिफेंडेंट ने जो बेनिफिट लिया उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, वो अपना बेनिफिट मेरे को क्या देगा? कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कौन कर सकता है, एग्रीव्ड या डिफेंडेंट? आई थिंक ओके। बताओ कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट किसी बालक को? अब हम करेंगे अगला पॉइंट जिसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगला पॉइंट है मेरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर 16, थोड़ा बहुत 19 भी आएगा इसके अंदर। अनड्यू इन्फ्लुएंस तो क्या होता है जी? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब, अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स मोरल प्रेशर करना। इट मीन्स ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी थ्रू मोरल प्रेशर। अब पता क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में दो पार्टी होती है, एक होती है डोमिनेंट पार्टी, एक होती है वीकर पार्टी। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन और एक वीक पोजीशन। जैसे कि आप अपने घर में खाना नहीं खा रहे हो 2 दिन से, तो बताओ स्ट्रॉन्ग पोजीशन और वीक पोजीशन किसकी है? आपकी स्ट्रॉन्ग है। आपकी माँ जो है बड़ी परेशान हो जाएगी अगर आपने खाना, तो पापा जो है कूट डालेंगे। मन ही मन बहुत परेशान हो रहे होंगे, लेकिन नहीं हो रहे होंगे, बहुत होते हैं, लेकिन वो है ना एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि मम्मी अगर वो भी बन जाएंगे तो बच्चा पक्का बिगड़ेगा फिर 100%। तो हमारी माताएं जो है वो जल्दी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, तो हम वहीं पर अपना जोर दिखा रहे होते। नहीं खा रहे, मैं नहीं खा रहा ना, एक दिन नहीं खाऊंगा तो कुछ हो जाएगा क्या? अब वहाँ मम्मी परेशान, अच्छा आप क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि आप अपनी कुछ मांगे पूरी करवाना चाहते हो। तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन में बहुत होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। पेरेंट्स चिल्ड्रन में बहुत होता है, हस्बैंड वाइफ में उससे भी ज़्यादा होता है। वहाँ सुबह से लेकर रात तक होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, हर सिचुएशन में होता है, ठीक है। और कई सारे अनड्यू इन्फ्लुएंस भूल भी चुके होते हैं, क्योंकि भूलना मजबूरी है, और कुछ कर ही नहीं सकते आप। लैंडलॉर्ड और टेनेंट में भी होता है, क्रेडिटर और डेटर में भी होता है। क्या डॉक्टर पेशेंट में होता है? 100% होता है। आप जब एडमिट हो जाते हो हॉस्पिटल में, उसके बाद अब आप मोरल प्रेशर में आपकी जेब जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? खाली। अब मान लो आपका ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर ने किडनी निकाली, कहता 50 लाख दे वरना नहीं डाला, ये देख किडनी। अब तुम क्या करो? गुस्से में ला मेरी किडनी ले, बस जा रहा हूं। ऐसे करोगे क्या? मर गए तुम, फंस गए तुम, करो जमा 50 लाख रुपए। आया समझ? तो अब हम एक सिंपल मीनिंग में बताओ तो आपसे आप जो है वो किसी का या तो अनफेयर एडवांटेज ले लो। तो आप खुद सोचो, जब आप अपने घर में खाना नहीं खा रहे होते तो वो एक अनफेयर एडवांटेज है या नहीं? मतलब आपको पता है मेरी मम्मी जो है वो इमोशनल हो जाएगी, वो पूरे दिन परेशान रहेगी, आपने इसी वजह से तो नहीं खाया ना, वरना बाहर जाके जो आप छोले कुलचे की रेडी पे 4 पराठे ठूसते हो, वो थोड़ी घर में बताते हो। मुझे पता है बेटे, सब ऐसे ही करते हैं। तो मीनिंग ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, द टर्म, तो मैंने आपके लिए बेस तैयार कर दिया, अब मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगा। द टर्म अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स डोमिनेटिंग द विल ऑफ, मतलब किसी और की विल को मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, सही है, ऑफ अनदर पर्सन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द, लेकिन मैं अगर आपको धमका रहा हूं तो क्या वहां रिलेशन होना जरूरी है? मतलब कोएर्जन में रिलेशन की आवश्यकता, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस बिना रिलेशन के हो ही नहीं सकता। इमेजिन करो ना कि पड़ोसी का बच्चा आके, जैसे मैं अपनी बेटी का बाप हूँ, मेरी छोटी सी बच्ची अभी तो खैर 1 साल की होने वाली है 3-4 दिन बाद, तो
अभी मान लो बड़ी हो जाए, वो 3 साल की हो जाए, 4 साल की हो जाए, अब वो कोई बात मनवाने के लिए खाना ना खाए, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं जरूर उसकी बात मान लूँगा। लेकिन वहीं बगल वाले फ्लैट का कोई बच्चा आ जाए गंदा सा, और वो अपना पाँव पीटने लग गया मेरे यहाँ पे, तो मैं तो वैसे ही दुखी हूँ अपने एक औलाद से, और फिर क्या मैं उसकी बात मानूंगा? मेरे को उसके खाना ना खाने से दर्द, हालांकि मैं भी इंसान हूँ, हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं उतना ज़्यादा फील नहीं करूँगा जो मेरे खुद के बच्चे के साथ में होगा, है ना जी। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ देम इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ, मतलब कोई इस पोजीशन में है कि वो सामने वाले की विल को क्या कर सके, डोमिनेट कर सके। तो बताओ पेरेंट्स और चिल्ड्रन में कौन इस पोजीशन में होता है? जनरली चिल्ड्रंस। हस्बैंड वाइफ में दोनों ही कमीने, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बुरे। मतलब आप पता, कोर्ट खुद ये बात बोलता है, पेरेंट्स चिल्ड्रन में, इसी टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं आपको, पेरेंट्स चिल्ड्रन में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मम्मी कोर्ट पहुंच गई ना तो मान लिया जाएगा बेटे ने ही कोई गड़बड़ करी है। लेकिन हस्बैंड और वाइफ जब पहुंचे ना, और वाइफ चिल्ला चिल्ला के पुकार के कोर्ट में बोल रही है, तो कोर्ट बोलेगा पहले प्रूफ दो। या हस्बैंड पुकार के ये बात बोल रहा है तो बोलेगा प्रूफ दो, क्योंकि तुम दोनों का कोई भरोसा नहीं है। सही है, समझ गए? आगे, द डोमिनेंट पार्टी यूज दैट पोजिशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। ठीक है, तो कुछ प्रेजम्पशंस है, कुछ अजम्पशन है डोमिनेशन की, तो वो सारी अजम्पशन हम पढ़ रहे हैं। तो देखो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। देखो, सर्कमस्टांसेस वेयर ही होल्ड अ रियल और एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, जैसे कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इनकम टैक्स ऑफिसर और असेसी, प्रिंसिपल और टेम्पररी टीचर। आप इन सारी सिचुएशन में बताओ जनरल कंसेप्ट, पावर होल्ड कौन ज्यादा करता होगा? बताओ इन एग्जाम्पल में। देखो, मास्टर और सर्वेंट में बॉस कौन होगा? सर्वेंट को देखा है कि वो मास्टर को चमका के चला गया। अरे इसी से याद आया, आज सुबह सुबह मेरी काम वाली मेरी वाइफ को सुना के चली गई, वो बड़े प्यार से सुन रही है। बाद में मैंने कहा यार क्या हो गया? कह रही वो ना ये कह रही थी। मैं कहा तुझे पता लगा? वो तुझे बढ़िया सुना के गई। कह रही अच्छा। क्या हुआ, बच्ची के कपड़े बाहर सुखाए थे, तो वो आई, वो काम करने गई, वो बढ़िया औरत है, वो सही है, वो आगे 4 डायलॉग मार के ही जाती है। कह रही आगे से ना ये कपड़े बाहर नहीं सूखने चाहिए। कह रही क्यों दीदी? मेरी बीवी कह रही बच्चों को नजर ऐसी लगती है, कभी नहीं सुनाने चाहिए तुम्हें, आगे से देख ना लूं मैं। मेरे को हंसी आ रही है, मैं उसका वो भी सुन के बच्चे कपड़े लेके मेरी वाइफ आके रख दिए उसने। यार ये बड़ी आइटम है तो ऐसा हर घर में तो नहीं होता। तो जनरली आपका सर्वेंट मास्टर को सुनाता नहीं है, सर्वेंट को मास्टर सुनाता। तो अजम्पशन है, अगर सर्वेंट गया ना कोर्ट में तो समझ लेना कि गड़बड़ किसने करी होगी। अब टेम्पररी टीचर है, तो बताओ टेम्पररी टीचर के ऊपर किसका प्रेशर रहेगा हमेशा? अभी प्रिंसिपल कुछ भी बोल देगा। इनकम टैक्स ऑफिसर एंड एसएससी, पहले बताओ एसएससी कौन होते हैं? हाँ जी, जब आप इंटरमीडिएट में आ जाओगे तो टैक्सेशन की पहली क्लास में ही सीखोगे, असेसी मींस द पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स। हम सब, मैं भी एसएससी हूँ, सुमित सर भी एसएससी है, मतलब हम साल भर पैसे कमाते हैं एंड देन फिर टैक्स पे करते हैं। हाँ करते हैं, कर दे थोड़ा बहुत तो करते हैं, हल्का फुल्का। कमाते ही कहाँ है तुम लोग? फीस ही नहीं देते। मैं मैसेज पढ़ता रहता हूँ ग्रुप के अंदर, फीस नहीं आ रही, फीस नहीं आ रही। अच्छा सुनना, तो assessee means the person who is liable to pay tax। अब सामने इनकम टैक्स ऑफिसर है, मैं assessee हूँ, बताओ कि मेरे ऊपर दबदबा रहेगा या मेरा दबदबा रहेगा? उसका दबदबा रहेगा। सही है। मैंने एक जीएसटी अप्लाई किया था थोड़े टाइम पहले, तो जीएसटी अप्लाई किया, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके थे,
मेरे सीए ने करे, मेरा सीए मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, हम बचपन के दोस्त हैं। तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिए और अप्लाई होने के बाद मेरे पास रिजेक्शन आ गया एज यूजुअल। हाँ ठीक है, तो मेरे पास 4 जीएसटी है, चौथे जीएसटी का जो है वो रिजेक्शन मेरे पास आया, चारों में आया, पहले में भी आया, दूसरे में भी आया, तीसरे में भी आया। और हर बार मैंने कॉमन काम किया है जो अभी बता रहा हूँ। अब रिजेक्शन आया तो रिजेक्शन आने के बाद मेरे पास मेल आ गई, मेल मैंने पढ़ी, तो कोई एक ऑफिसर था, नाम नहीं लूँगा, तो मैं सीधा पहुँच गया आईटीओ। ठीक है, आईटीओ में जीएसटी का ऑफिस है। मैंने एंट्री मारी, मैं वहाँ गया, उस ऑफिसर का नाम पूछा, पता लग गया उस रूम में बैठता है। अब मैं वहाँ गया, मैं उससे मिलने के लिए 10 मिनट मैंने वेट किया और फिर मैं चला गया अंदर। मैं उससे मिला, मेरे सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। उसने मेरे को 10 गलतियाँ बता दी। मैं चाहता, जैसे अगर वो सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने पर तुम में से कोई आ जाता मेरे पास वो कुछ गलतियां बताने के लिए, तो मेरा क्या रिप्लाई होता? डोमिनेंट कौन है? लेकिन वहां मुझे पता होते वक्त भी, मुझे पता है ये साला गलत बोल रहा है, मैं कहा यस सर, सर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यस सर, यस सर, यस सर। उसने 10 गलतियां बताई, मैंने बाहर जाके 2,500 रुपये दिए और मेरा अगले हफ्ते मेल आ गई दैट कि हो गया। समझ रहे हो कुछ बात? अगर वो मेरे को 20 गलती भी बोलता है ना तो भी मैं यस सर, यस सर। क्यों यस सर? क्यों यस सर? मेरे को मेरा जीएसटी चाहिए। सही है। तो इन सिचुएशन में अजम्पशन है एपरेंट अथॉरिटी किसके पास है? एपरेंट अथॉरिटी मतलब टॉप अथॉरिटी, जो गलती कर सकता है, मतलब जो अपना डोमिनेट कर सकता है। अगला, वेयर ही स्टैंड इन ए फिड्यूसरी रिलेशनशिप टू द अदर। फिड्यूसरी रिलेशनशिप क्या होती है? ट्रस्ट। फिड्यूसरी मीन्स ट्रस्ट। तो देखो, एक होता है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, एक है स्पिरिचुअल एडवाइजर गुरु एंड हिज डिसाइपल, एक सॉलिसिटर और क्लाइंट और गार्जियन एंड वार्ड। बताओ ये फिड्यूसरी रिलेशनशिप है या नहीं है? फिड्यूसरी मीन्स ट्रस्ट। हम स्पिरिचुअल गुरु क्यों बनाते हैं? वहां कोई डील थोड़ी होती है, वहां तो भाई ट्रस्ट होता है। ऑल वेल। And where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporary or permanently affected by reason of age, illness और mental और bodily distress। जैसे कि किसी का मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट है, तो पेशेंट का भी मेंटल स्ट्रेस क्या है? कम है। तो बताओ उस पेशेंट के ऊपर वो जो मेडिकल अटेंडेंट है वो अंडू इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं? तगड़ा वाला कर सकता है, वो उसको अपने कंट्रोल में रख सकता है। बोलो हाँ या ना? तो ये सिचुएशंस है सारी जहां पर इंडिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो कुछ ऐसा कॉमन नहीं है कि भाई हस्बैंड वाइफ वगैरह वगैरह। एक बात बताऊं, इन सारी सिचुएशंस में प्रूव करने की जरूरत नहीं है कोर्ट में जाकर, लेकिन यहां पर प्रूव करना पड़ेगा 3 सिचुएशन: हस्बैंड वाइफ, लैंडलॉर्ड टेनेंट, क्रेडिटर और डेटर। हस्बैंड वाइफ के ब्रैकेट में लिखा पर्दा नशीन, सुना है किसी ने? क्या होता है पर्दा नशीन? पर्दा नशीन वोमेन क्या होता है? मुस्लिम्स में होता है ना बेटा, जो फुल पर्दा करके चलते हैं, तो माना जाता है उनके साथ ऑलरेडी अंडू इन्फ्लुएंस हो रहा है। नहीं माना जाता? चलो एक काम करो, कल की क्लास में सारे पुरुष यहाँ पर पर्दा पहनकर, पूरा ब्लैक वो पहनकर आएंगे, ठीक है? जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हो सारे मेल स्टूडेंट्स, कल 2 फायदे हैं, एक तो टिकट नहीं लगेगी बस में 10-15 रुपए तो वहां बच गए। तो बताओ सब आओगे? प्लीज आ जाओ। हम एसी का टेम्परेचर और वो कर देंगे, 18 की जगह 16 कर देंगे, कोई बात नहीं। आओगे? नहीं आओगे, है ना? तो किसी कोई एक धर्म का वो चल रहा है। अब देखो ये चीज मैं पहले तो दंगे मत करवा देना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, लॉ के अंदर लिखा है तो बता रहा हूँ।
तो क्या हो गया, डरता हूँ किसी से मैं, ठीक है। अभी सुनना, तो भाई क्या हो गया अभी सुन लो ना, पर्दा नशीन वोमेन को बता रखा है लॉ के अंदर ही कि उसके साथ ऑलरेडी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो पूरा कवर्ड है, जो पूरे दुनिया में बाहर घूम रही है वो बिना पूरा पर्दा लेके, तो ऑलरेडी वो टेंस है। तो वो अगर किसी पे कोई इल्जाम या कुछ बताए बोल देती है, तो बिजनेस लॉज की बात कर रहा हूँ, सिविल लॉज में, तो माना जाएगा उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। मतलब वो कौन सी पार्टी है, डिफेंड एग्रीव्ड पार्टी, आगे समझ। लेकिन नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है यहाँ पर, अदर देन पर्दा नशीन, क्योंकि पर्दा नशीन में ऑलवेज जो पर्दा नशीन वुमेन है उसी को माना जाएगा कि यही जो महिला है वो एग्रीव्ड पार्टी, ऑल वेल। उसके अलावा कोई और धर्म पत्नी आ जाए कोर्ट में, तो वहां उस पत्नी साहिबा को प्रूफ करना पड़ेगा कि दैट इसने मेरे साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस किया। और हस्बैंड को भी, समझ गए जी, हस्बैंड को भी, सबको। लैंडलॉर्ड और टेनेंट, भाई सही बताऊं दोनों ही अपने आप में मास्टर होते हैं। जब टेनेंट लैंडलॉर्ड के पास फ्लैट लेने जाता है तो कितना प्यार से, बिल्कुल परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, नहा धो के, अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहन के, ऑफिस वाले टाइप, हाँ अंकल जी सिगरेट, हमने तो पी नहीं कभी, कोई पीता है तो हम तो दूर से भटक जाते हैं। शराब, अंकल क्या बात करो शराब की, म्यूजिक हम नहीं सुनते, हम सिर्फ भगवत गीता, कीर्तन एंड बस 2-3, वो भी एक फिक्स टाइम पर। दोस्त हमारे हैं ही नहीं कभी, मैं तो नंबर ही सेव नहीं करता, आपका भी नहीं करूंगा, ठीक है। ले लिया फ्लैट, अब फ्लैट लेने के बाद वही सुट्टा मारते हुए आ रहा है। अंकल ने पूछा भाई क्यों सुट्टा पी रहे हो तुम लोग, सिगरेट तो लड़की से अच्छी है, दिल जलाती है पर होठों से तो लगाती है। शाम को अंकल जी घर के अंदर घुसे, बंदा जो है बियर की बोतलें लेके खड़ा हुआ है ना जी। अब वो अंकल जी देख रहे हैं जी ये तो पी के बैठे हुए हो, क्या है तुमने तो मना किया था। उसने उस पर भी डायलॉग चिपका दिया कोई, अंकल क्या बात है, हाँ जी तू मजा खराब कर रहा है और कुछ नहीं है, हाँ जा भाई उठा ले। अभी सुनना, तो अब बताओ यहाँ पर लैंडलॉर्ड क्या करे, कितने महीने का एग्रीमेंट हुआ है, 11 महीने का, और रात 11:30 बजे फिर डीजे चल रहा है, दोस्त आ रहे हैं 12 बजे, और नीचे हैप्पी बर्थडे टू यू, और पूरा का पूरा मोहल्ला जगा दिया यहाँ पर। समझ रहे हो बात को। तो देखो लैंडलॉर्ड जब अपनी पोजीशन में आता है तो वो फिर तुम्हारा यूज कर रहा होता है, और जब टेनेंट अपनी पोजीशन पे आता है तो वो तुम्हारा यूज कर रहा होता है। अब दोनों में से किसी का कोई बिलीव नहीं है, एक काम करो आओ और प्रूफ कर दो। और अगला है क्रेडिटर, और दोनों ही कमीने। कब क्रेडिटर कमीना है कब डेटर कमीना है, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, सही कोई नहीं है दोनों में से। ऑल वेल, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट यहां भी वॉइडेबल होगा, तो कोएर्जन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। आगे बढ़े जी, अभी और भी कुछ है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, वीकर पार्टी को अपना क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ऑल वेल, डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, जरा ये समझ लो, एनी सच कॉन्ट्रैक्ट may be set aside either absolutely, or if the party who is entitled to avoid it has received any such benefit thereunder upon such terms and condition as the court may seem just। क्या मतलब है, कोई बताएगा क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के बताओ, पढ़ो एक बार अच्छे से। जल्दी बताओ जी। किसी भी कोर्ट का डिस्क्रेशन है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकता है। मतलब आप आए, आपने अपनी आप बीती बताई, कोर्ट को फील हो गया छलिया है, फ्रॉड है, झूठा केस है, गलत बोल रहा है, इस पोजीशन में ही नहीं है ये,
समझ रहे हो, अलग अलग शब्दों का यूज किया मैंने। तो कोर्ट तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो तुम्हारे द्वारा बताई गई बात है उसको क्या कर सकता है, ये कोर्ट का डिस्क्रेशन है। कोर्ट अपने डिस्क्रेशन पे जो है वो ये डिसीजन ले सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को या तो पूरा का पूरा या थोड़ा सा हिस्सा जो है वो अवॉइड कर दिया जाए, हटा दिया जाए। बोलो ओके, ऑल वेल। अगला कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसका रहेगा, तो वीकर पार्टी का रहता है, ठीक है। तो वीकर पार्टी जाकर ही अपने आप को क्या करती है, जो है वो करती है, प्रूफ देती है। ऑल वेल। तो ये वाले पॉइंट्स आपको देखने हैं। पर्दा नशीन मैंने बता दिया, पर्दा नशीन वो मैं नॉर्मली आप रीड आउट कर लेना, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम आ रहे हैं मेन कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच के डिफरेंस की बात करने के लिए। आपको बताऊं, मैं जब सीए फाउंडेशन नया आया था तो पहले शुरुआत में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो बहुत बड़े चांसेस होते थे और उस टाइम पे बहुत बार कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो मैं इसको प्रॉपरली पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, दो रीज़न है। एक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इतना नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, आपका एक तो कोएर्जन रिवाइज हो जाएगा और एक पूरा अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो कोएर्जन सबसे पहले सेक्शन कौन सा है, बोलो 15। अनड्यू इन्फ्लुएंस पहली बात, क्या कोएर्जन में पार्टी का आपस में रिलेशनशिप होना अनिवार्य है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा रिलेशनशिप पर ही काम करता है। बोलो हाँ या ना। कंसेंट, कोएर्जन में कंसेंट कैसे लेते हैं, मैं सामने वाले से कैसे कंसेंट ले रहा हूं, या तो मैं कोई थ्रेट कर रहा हूं या कोई ऑफेंस कर रहा हूं, या तो ऑफेंस करने की धमकी दे रहा हूं या कोई ऑफेंस कर रहा हूं। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में कैसे आपकी डोमिनेट द विल, जैसे मम्मी रिश्तेदारों के घर ले जाती है, मम्मी पापा बच्चे गए और बच्चा जो है, बच्चे को बढ़िया सा केक मिला, इतना बड़ा सा हिस्सा, और बच्चा बिल्कुल टूट पड़ा उस पर। इतने में माँ को देखा, माँ वहाँ देख रही, बच्चा टूटा ऐसे, उसमें से एक टुकड़ा निकाल के वापस। मन तो पूरा था खाने का, लेकिन खा नहीं पाया, माँ ने अपनी आंखों से इशारा कर दिया, है ना। तो वहां डोमिनेंट कौन है, मम्मी है, क्योंकि अभी हम छोटे हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम डोमिनेंट बनेंगे। ऑल वेल। तीसरा पॉइंट, कोएर्जन में नेचर ऑफ प्रेशर कैसा रहता है, फिजिकल प्रेशर। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मोरल, मेंटल प्रेशर। तुम्हें बता दूं एक बात, दुनिया का सबसे गंदा प्रेशर है मेंटल प्रेशर। फिजिकल बेशक कोई कर ले, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 2-4 दिन में सही हो जाते हैं। और मेंटल प्रेशर आया है, आदमी जो है वो, आदमी इन द सेंस नॉट ओनली मेल, फीमेल भी, ठीक है। तुम ये मत समझना कि पार्शियलिटी कर रहा है, ये मेंटल प्रेशर इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेशर है। तीसरा, चौथा, तो कोएर्जन क्या कोई थर्ड पार्टी कर सकता है, तो यस कर सकता है। तो इवन अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एक्सरसाइज द कोएर्जन। ऑल वेल। क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी कर सकता है, किसी और की वाइफ या किसी और का हस्बैंड? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी और का बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, तो ध्यान से देखना, एग्रीव्ड पार्टी हैज टू रीस्टोर द बेनिफिट रिसीव्ड अंडर सेक्शंस, ये अभी बताया था मैंने। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में द पार्टी अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट मे और मे नॉट रिटर्न द बेनिफिट अंडर सेक्शन, रिटर्न कर भी सकता है बट रिटर्न नहीं भी कर सकते। ये वाला पॉइंट हुआ। प्रिजम्पशन, क्या कोएर्जन में कोई प्रिजम्पशन होती है? सिंपल है, कोएर्जन में प्रूफ कौन करेगा, एग्रीव्ड पार्टी। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में कुछ कुछ सिचुएशन में प्रिजम्पशंस बना रखी है कि वहां पर प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे स्पिरिचुअल गुरु और डिसाइपल, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है किसने गड़बड़ की होगी, बताओ किसने करी होगी, स्पिरिचुअल गुरु ने। या प्रिंसिपल और जो है इरेगुलर टीचर है, इरेगुलर मतलब वो टेम्परेरी टीचर है, तो पक्का प्रिंसिपल नहीं किया होगा, ठीक है। पेरेंट्स चिल्ड्रन जो आया है कोर्ट में, सही है।
नेचर ऑफ लाइबिलिटी क्या है बेटा? कोएर्जन में लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? पनिशेबल। जनरली कोएर्जन इज व्हाट? पनिशेबल। लेकिन अंडू इन्फ्लुएंस में कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती। अब बच्चे नाराज हो गए तुमसे और तुम्हें अभी यहीं से क्राइम ब्रांच पटकती हुई ले जा रही है, किया क्या मैंने? कूटती हुई ले गई, खाना नहीं खाएगा धम। अरे भाई मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, है ना जी? तो कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं अराइज हो रही है। अगला नेचर ऑफ लाइबिलिटी के बाद बस खत्म। कैसा लगा जी? ऑल वेल। तो अभी क्या चल रहा है हमारा? फ्री कॉन्सेंट। सेक्शन 14 हो गया, फ्री कंसेंट 15 हो गया, 16 भी हो गया। चलो 17 की बात करते हैं, फ्रॉड। फ्रॉड करें क्या? चलो ध्यान से सुनना, फ्रॉड होता क्या? मुझे पता है तुमने अपनी लाइफ में बहुत बार किया है, सुबह ही करके आए हो। यस प्लीज। तो आ जाओ, टॉपिक फ्रॉड का हम शुरू करने जा रहे हैं बेटे मेरे। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? जानबूझ के बातें नहीं, जानबूझ के मतलब इट मीन्स ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी बाय डिसीविंग। मैं तुम्हें डिसीव कर रहा हूँ, डिसीव मतलब छल कपट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में, ठीक है? तो अब छल में तुम इनोसेंट हो, एग्रीव्ड हो, मैं डिफेंडेंट हूँ, मैं ठीक आदमी नहीं हूँ। जैसे कि तुम मेरे से कुछ खरीदने आए, ठीक है, और खरीदने आए और मैंने तुम्हें नए बॉक्स में पुराना सामान जो है वो चिपका के दे दिया। तुम घर गए, तुमने वो सामान खोला, बताओ तुम्हारे साथ छल हो गया या नहीं? आपने नाम सुना है कंपनी है स्नैपडील? 17-18 में नया नया ऑनलाइन ट्रेंड चला था, तो स्नैपडील के बहुत ऑफर्स आते थे। तो वो क्या करते थे, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया तो फ़ोन में उतने ही वजन का पत्थर या साबुन भेज देते थे। लोग बड़ा ठगा हुआ महसूस करते थे। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था बड़ा, और पता फ़ोन खोलने का उसने पूरा एक अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, वीडियो बना रहा था फ़ोन खोलने की। मैं ही फ़ोन पकड़ के खड़ा कर उस वीडियो बना रहा था उसके फ़ोन की। नया फ़ोन आया है, उसने बॉक्स खोला तो उसके अंदर वो वाले रोड़ी पत्थर नहीं होते जिससे मकान बनते, जिससे बच्चे वो खेलते हैं, आजा देखा है वो चांद, है ना, क्या बोलते हैं ऐसे वाला, गिट्टी खेलते, तो वो वाले पत्थर थे सेम वजन के। और 2 साबुन थे, मुझे आज भी याद है, एक 555 का था और एक लक्स का घिसा हुआ साबुन नहीं होता, बच जाता है, जिसको इकट्ठा करके एक साथ तुम लोग नहाते हो, है ना, तो वो वाला साबुन था, है ना जी। मतलब वीडियो बनाने से ज़्यादा मज़ा मुझे उसकी शक्ल देखने में आया। मुझे आज भी याद है, हम सब तो लेट के आधे घंटे तक हंसे थे उसके ऊपर, और उसका मुंह ऐसा बना हुआ था किसी की 13वीं में बैठ नहीं जाते, मैं नहीं खा रहा, ठीक है। तो उसके बाद छल हो गया, फ्रॉड हो गया, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके वहाँ पर उस कंपनी के खिलाफ में लीगल एक्शन ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन नंबर 17। ऑल वेल। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके दूंगा एक एक करके। देखो सबसे पहले फ्रॉड की मीनिंग, सेक्शन 17, द टर्म फ्रॉड मीन्स ए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेड विलफुली। मतलब मैंने फ्रॉड किया विलफुली, विलफुली मतलब जानबूझकर, विद अ व्यू टू डिसीव द अदर पार्टी, ताकि मैं तुमसे क्या कर सकूं, छल कर सकूं। तो कई सारे फ्रॉड के यहां पर एग्जांपल्स हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, द सजेशन एज टू अ फैक्ट ऑफ थ्रेट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब मैं आपको वो बात बता रहा हूं, मुझे पता है कि ये सही नहीं है। जैसे कोई लोकल मैन्युफैक्चर कार है,
यह लोकल मोबाइल फ़ोन है जो मैंने अपने घर के अंदर ही बनाया हुआ है, जुगाड़ टाइप। ठीक है, सीखो ऐप से सीख कर 70 रुपये में फ़ोन बनाना सीखा। सीखो की ऐड ऐसी आती है जैसे हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी अगर हम उसकी ऐप को नहीं परचेज करेंगे तो 70 रुपये का मैंने वो सीखा और फ़ोन और तुम्हें बेच दिया। मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये फ़ोन आया, ट्रंप की अपनी खुद की कंपनी है, और ये फ़ोन जो है वो 1,30,000 रुपये का। एक तो प्राइस ऐसा बताया कि तुम वैसे बिलीव कर लोगे, भाई सच में यार 130, एप्पल से भी महंगा। अब तुमने वो फ़ोन ले लिया, फ़ोन लिया, चार्ज पे लगाया, अंदर गए, ब्लास्ट हो गया, धूम। अब बताओ यहाँ पर किसकी गलती? तो यस, आपके साथ छल हुआ है, बहुत भयंकर लेवल का छल हुआ है या नहीं हुआ? ठीक है, होता है कई बार ऐसा। कई बार हम कुछ ऑनलाइन महंगा ऑर्डर कर देते हैं। एक बास्केट ऑर्डर की थी हमने अपने किचन होम अप्लाइंसेस में, वो 2,000 रुपये का बास्केट था, बड़ा अच्छा लग रहा था वो। तो मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, मैं कहीं मंगा दूँ? कह रही हाँ मंगा दो। मैंने ऑर्डर किया, वो बास्केट आया, छोटे से बॉक्स में आया। मैं कहा यार उसमें इतनी बड़ी फ़ोटो थी, इसमें इतना, तो वो था वो बास्केट इतना बड़ा फ़ोटो के हिसाब से साइज़ में, वो आया इतना सा छोटा सा। मैं इसका क्या करूँ मैं? तो और उसको पकड़ा, जैसे एक फोम नहीं होता, फोम का जो वजन होता है हल्का सा, एज इट इज़ वजन था। मैंने उसको रखा और मेरी बेटी ने उसको क्या करा, 2-3 बार ऐसे ऐसे किया, वो मतलब रिटर्न करने का भी मौका नहीं दिया। हाँ, मैंने रिटर्न किया उसको, अमेज़ोन से मंगाया था मैं, इमीडिएट रिटर्न डाला विद कमेंट। कमेंट मत पूछना क्या डाला था, ठीक है जी। तो नहीं बता सकता तो बुरा मान जाएगा, आगे तो गड़बड़ हो गई। तो ऐसे में ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे वो। तो भाई अमेज़ोन पे रिटर्न पॉलिसी और सेल्स ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस था वो, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन मान लो जेन्युइनली कोई हमारे साथ ऐसा कर दे, मान लो मैंने किसी वेबसाइट से मंगाया होता। आजकल वेबसाइट भी चलती है ना, जैसे आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो तो वेबसाइटें आ जाती है, शॉप नाउ का बटन आया, मैंने क्लिक किया, पेमेंट कर दी, वो सामान आ गया इतना सा। गुस्सा करने वाला था, इतने में बेटी ने तोड़ दिया, गुस्सा भी पूरा नहीं हुआ। अब इमेजिन करो क्या होगा। तो फ्रॉड है, गलत बात। दूसरी बात, एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ डिफरेंस। ओल्ड फर्नीचर पेंट किया, बेच दिया नया बोलकर। पुराना फर्नीचर पेंट किया, बेच दिया नया बोलकर। सरोजनी नगर से कपड़े कौन खरीदता है? अभी आजकल तुमने वीडियो भी देखी होगी, कोई हाथ भी नहीं खड़ा करेगा कि हम भी वहीं जाते हैं। 50 रुपये में ज़ारा के आपको बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस मिल जाती है, मुर्दों की ड्रेसेस होती है, पता है आपको? मुर्दों की जो वेस्ट, और ये पता, मेरे को वीडियो पे बिलीव नहीं था, मेरे एक दोस्त का एक्सपोर्ट का काम है, तो उसके छोटे भाई का उसने काम चालू करवाया इंपोर्ट का, सेम काम। कह रहा भाई मुर्दों के कपड़े वहाँ डेथ नहीं हो जाती, तो उनके वार्डरोब के सारे कपड़े जो है वो 5-5, 7-7 रुपये में इंडिया में आ जाते हैं। वहीं आपको सरोजनी नगर में 10-20 रुपये में बिल्कुल नया चमका के प्रेस वेस में। ज़ारा का है मैडम, पहले तेरा जेड भी 50 रुपये से महंगा होगा ज़ारा कंपनी का जो तू बोल रहा है। तो यहाँ क्या, एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ डिफरेंस। आप पुराना आइटम बेच रहे हो नया बोलकर। बोलो गड़बड़ हो गई या नहीं हो गई? ये तो सबसे खतरनाक काम है। तीसरा है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म। मैंने तेरे से वादा कर दिया, जैसे मैंने तेरे से 20,000 लोन ले लिए, मैंने कहा 2 महीने में दे दूंगा, मेरे को पता है मेरी इंटेंशन क्या है, तू मांगता रहेगा मैं दूंगा ही नहीं। दिस इज फ्रॉड। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म। आपने अपने घर में एसी सही करने वाले को बुलाया, उसने वादा करा सर संडे को आ जाऊंगा, आया ही नहीं, पूरा दिन वेस्ट हो गया मेरा, वेट कर रहा था उसका मैं। सही है। चौथा, या कोई और भी एक्ट और ओमिशन जिसको लॉ ने फ्रॉड डिक्लेयर कर रखा है। मैंने पता नहीं क्लास में शायद बताया हुआ है, वो नेहरू प्लेस वाला बताया, किसी को बताया हुआ है ना, वो फ्रॉड ही तो है। कॉमन याद दिलाता हूँ शॉर्टकट में, जब हमारा 12th क्लास हो गया तो हम जा रहे थे बीबीए का फॉर्म लेने के लिए, फिजिकल फॉर्म मिलता था, याद होगा आपको।
500 रुपये का फॉर्म था, थोड़े से पापा वापा से लेके एक्स्ट्रा 700-800 रुपये लेकर जो है हम फॉर्म लेने जा रहे थे। तो नेहरू प्लेस पारस सिनेमा के पास फ्लाईओवर के नीचे हम बस से उतरे, मैं और मेरा दोस्त, और रॉन्ग साइड आगे बस टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। 442 मिलती है आज़ादपुर वाली, तो यूनिवर्सिटी थी आई थिंक भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, वो ब्रिटानिया कंपनी है आज़ादपुर से थोड़ा आसपास, वहीं है कोई यूनिवर्सिटी। हम वहाँ जा रहे थे, तो जा रहे थे, अचानक से मेरे को एक बंदा मिला सामने वाला, वो N73 फ़ोन लेकर। आज का आईफोन 15-16 के बराबर N73 हुआ करता था 2008 में। वो साला मेरे को चिपका के चला गया, पैसे लेके चला गया। और जब मैंने वो फ़ोन खोला, मैंने कहा देख मेरे दोस्त को, मैंने कहा छोड़ फॉर्म तो कल भी ले लेंगे। फ़ोन आ गया, देखा तो उसके अंदर वो चिकनी मिट्टी भरी हुई थी और ऊपर फ़ोन का कवर था बस। पीछे घूम के देखा, बंदा ही गायब। तो वो प्रॉपर फ्रॉड करके गया मेरे साथ में। मेरा दोस्त 40 मिनट तक सड़क पे लेट के हंसा था मेरे ऊपर। फूक मारी पहले उसने, जगह साफ करके फिर लेट आ गया। देख अब मेरी शक्ल देख। बड़ा बुरा लगा भाई। मैं किसी को मत बताइए, पूरे मोहल्ले को बता दी शाम तक। लोग फ़ोन दिखा देगा कि हंस रहे थे मेरे ऊपर। नोकिया का फ़ोन दिखा देगा कि N73। सही है, बड़ी बेइज्जती हुई थी। आगे बढ़ते, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रॉड। तो फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, किसी पार्टी ने किया हो तो जो करता है वो डिफेंडेंट होता है। रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट, आपको लॉस हुआ हो, एक्चुअली में डिसीव किया हो, और कौन सी रिप्रेजेंटेशन दी हो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। मतलब आपसे कुछ जो है, इन सारे एसेंशियल्स का होना फ्रॉड में बहुत ज़रूरी है। एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बाय ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या फ्रॉड कोई स्ट्रेंजर कर सकता है? फ्रॉड कोई भी करे, फ्रॉड तो फ्रॉड है। तो कह रहा था फ्रॉड मस्ट बी कमिटेड बाय ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट बाय एनीवन विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट। मैं कन्विंस हो गया, मैं मिस्टर ए के एजेंट से कन्विंस हो गया, तो भी फ्रॉड है। स्ट्रेंजर कैन ऑल्सो डू फ्रॉड। मतलब कोई पार्टी कोई ना कोई होनी चाहिए जो मेरे साथ में क्या कर रही हो, फ्रॉड कर रही हो। जैसे कि एक एग्जांपल है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी इशूड ए प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट। मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैंने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया है। आपको पता है कंपनी प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करती है? जनता से पैसे मांगने के लिए। रिलायंस, टाटा, जितनी बड़ी जो भी कंपनीज है, सब प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद ही तो जनता पैसे देगी। प्रोस्पेक्टस में झूठ झूठ लिख दिया कि जी हमारे डायरेक्टर अनिल अंबानी है, हमारे प्रमोटर ये है वो है, बड़े बड़े नाम वाम लिख दिए, हम ये काम करेंगे। सामने वाला बंदा जो है उसको सच मान बैठा। तो a shareholder who had subscribed for the share on the faith of the prospectus wanted to avoid the contract. It was held that he could not do so because the false statement made by director amounted to fraud. मतलब वो false statement डाली किसने थी? डायरेक्टर ने, और उसने केस करा था किस पे? कंपनी पे। तो वो बंदा जिसने ये काम किया है, उस बंदे के ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे। तो असल में कौन बंदा लाइबल हुआ? जैसे आप इंटरमीडिएट में आओगे तो आपको जेन्युइन समझ में आ जाएगा डायरेक्टर की लाइबिलिटी क्यों हुई है। फिलहाल समझ में आया। दूसरा, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? मतलब आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो, गलत बात बता रहे हो। देयर must be a false representation and it must be made with the knowledge of its falsehood। आपको पता है जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? गलत है, फिर भी बोले जा रहे हो। सामने वाला बंदा यकीन मान ही लेता है। देखो आप कितनी बार झूठ बोलते रहोगे, सामने वाले को बिलीव हो ही जाएगा ना। भारत में आधे से ज़्यादा सामान सेलर झूठ बोलकर बायर को बेच देता है। अगर वो सच बोले तो केस ही ना हो इतने सारे। So where the representation was true at the time when it was made but becomes untrue before the contract is entered into, and the party who made the representation knows this fact, it must be corrected. If it is not so corrected, it will amount to
अब ये लाइन क्या है जरा ध्यान से सुनना। मान लो मैंने जो आपको स्टेटमेंट दी वो उस समय स्टेटमेंट देते वक्त ट्रू है, तुम 10 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, लेकिन जिस दिन तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो मैंने आज बताया और तुमने कॉन्ट्रैक्ट मुझसे कब किया? 10 दिन बाद। आज जो मैं बोल रहा हूं वो ट्रू है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त मेरे द्वारा बताई गई बात क्या हो गई? फॉल्स। ये बात मुझे पता थी, फिर भी मैं उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या हो गया? फॉल्स हो गया। जैसे कि मैं आपको ये रिमोट बेच रहा हूं, मैं ये कह रहा हूँ ये रिमोट 3 साल की गारंटी के साथ है और मैंने इसको ढंग से चेक करा है, 3 साल की गारंटी के साथ है। यस, आपने कहा ठीक है 10 तारीख को मैं ये खरीद लूंगा, ऑल वेल। 9 तारीख को मेरे को मेरी टीम ने बताया इस रिमोट में कई सारे कंप्लेंट आ रही है और इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि खराब है। ये बात मेरी नॉलेज में आई। अब मुझे पता है कि कल तू आकर मेरे से रिमोट खरीदेगा, 2 काम होंगे, या तो मैं इसको करेक्ट कर दूं, अगर मैंने करेक्ट कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और मैंने इसको करेक्ट नहीं किया और नेक्स्ट डे आपको ये रिमोट भेज दिया, बताओ फ्रॉड है या नहीं है? या नहीं है? ऑल वेल। अगला तीसरा पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट, मतलब द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू द फैक्ट। मैं कोई भी बात रिप्रेजेंट कर रहा हूं तुम्हें तो वो बात मेरी फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। मैं जो भी रिप्रेजेंटेशन तुम्हें दे रहा हूं वो रिप्रेजेंटेशन फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। बोलो ओके या नहीं? मैं जो भी देख, मैं आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट उस बेस जो होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में मैं जो भी गुड्स आपको बेच रहा हूँ तो मेरी रिप्रेजेंटेशन किससे रिलेटेड होनी चाहिए? उस गुड्स से रिलेटेड। और मैं मेरी रिप्रेजेंटेशन को गलत दे रहा हूँ तो उसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? फ्रॉड कर रहा हूँ। एक्चुअली डिसीव मतलब द फ्रॉड मस्ट हैव एक्चुअली भी डिसीव, मतलब मेरे फ्रॉड करने से तुम्हें जेन्युइनली नुकसान हुआ है तो ही तुम कोर्ट जा सकते हो। मेरे कुछ करने से तुम्हें एक्चुअली में क्या हुआ हो? नुकसान हुआ हो, तभी तुम कोर्ट जा सकते हो, और तुम्हें एक्चुअली में क्या हुआ हो? लॉस हुआ हो। आ गया समझ में? क्लियर है जी? अब बताओ फ्रॉड का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ कोएर्जन क्या था? अवॉइडेबल। इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था? तो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होगा? तो यस, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। तो यहां पर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, और कैंसिल कब कर सकते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाए। ऑल वेल। लेकिन एक बात बताऊं, कुछ केसेस में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। बताता हूं कैसे। मैं फ्रॉड कर रहा हूं, लेकिन अगर आप अपना ऑर्डिनरी माइंड भी लगाते तो पकड़ लेते। आपने वो भी नहीं लगाया, मतलब आप पे अपॉर्चुनिटी थी चेक करने की, आपने फिर भी चेक नहीं किया। तो ऐसे में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल सामने वाली पार्टी से नहीं कर सकते अगर आपके पास ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी भी है। ऑल वेल। या मान लो आप किसी की शॉप पर गए, आप खुद ही अपने मन में सोचो ये यूएसए की टी शर्ट है, सोच के आगे, खरीद भी ली, पैसे भी दे दिए, पहन के भी चले गए, बदनाम भी होके आ गए पब्लिक में, क्योंकि सबको बोल रहे हो ये यूएसए की टी शर्ट है, लेकिन वो यूएसए की नहीं थी, वो तो ओखला की किसी कंपनी में बनी हुई टी शर्ट थी। तो क्या अब आप सामने वाले पे केस कर सकते हो? बोलो हाँ या ना? अरे उसको पता ही नहीं है कि तू ये सोच के ले गया है टी शर्ट। तो देखना, पूरा पढ़ रहा हूं। द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड आर एज फॉलोज। द पार्टी हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड बाय फ्रॉड कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन नॉट डू सो। नंबर where silence amount to a fraud, the aggrieved party cannot rescind the contract if he had the meaning of discovering the truth with ordinary diligence। मतलब अगर वो अपना ordinary diligence लगाता तो उसको पता, वो लगा सकता था, फिर भी उस बंदे ने पता। दूसरा, where the party gave the consent in ignorance of fraud, मतलब मेरी सारी हरकत ये बता रही है दैट मैं गलत कर रहा हूं, तुमने फिर भी हाँ मान लिया, तो तुम बेवकूफ हो फिर। वेयर द पार्टी आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द फ्रॉड टेक्स अ बेनिफिट
अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जब तुम्हें पता लग गया टी शर्ट जो है मुझे गलत बेची है, पहन के घूम रहे हो, जब तुम्हें पता लग गया ना तुम्हें ये रिमोट गलत मिल गया, तो यूज क्यों कर रहे हो? केस करो जाकर। फुल यूज वूज कर लिया, तुम्हें पता है मोटरसाइकिल गलत मिल गई तो आराम से मथुरा वृंदावन ले जाके घूम घाम के आगे, फिर फ्रॉड हुआ मेरे साथ। अरे तू 6 दिन से घूम रहा था तब तेरे को याद नहीं आई? ओके, वेयर एन इनोसेंट थर्ड पार्टी बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल, रिस्काइन मतलब कैंसिल होता है, एक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन सम इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी पासिंग अंडर द, तूने मुझे बेचा मैंने आगे बेच दिया, मुझे नहीं पता था फ्रॉड हुआ मेरे साथ, उसने मुझे पैसे दे दिए, मैं अपने घर चला गया, खत्म, बात ही खत्म हो गई। ऑल वेल। एंड लास्ट है वेयर द पार्टीज कैन नॉट बी रीस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो ये सारी सिचुएशंस है जहां पर आप जो है सामने वाली पार्टी पर लीगल एक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसल नहीं कर सकते। आ गया समझ? चलो आज यहीं तक करते हैं, अभी रुक जाओ। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट के लिए शांति और एंड देन हम लोग रिवीजन करेंगे। मुझे पता है 1-2 बच्चों का सर दर्द भी हो रहा होगा कि जब भी आता है घुमा फिरा के रिवीजन। तो हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो 4 बातें पढ़नी है, चारों बातें हमारे फिंगर्स पे होनी चाहिए। सबसे पहली बात कौन सी थी? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कहा इस दुनिया में हर एक पर्सन एबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, 3 लोगों को छोड़कर, माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर कौन होता है? माइनर मीन्स द पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड इज 18 ईयर ऑफ एज अंडर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, बट इन 2 केसेस द एज ऑफ माइनर इज कंटिन्यूअस अप टू 21 ईयर। नंबर 1 व्हेन, जब माइनर की प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रार कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया है या माइनर के गार्जियन कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं। ठीक था। फिर अगला पॉइंट था पोजीशन क्या है माइनर की। तो माइनर की पोजीशन नंबर 1, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। केस स्टडी थी कौन सी? मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। नंबर 2, माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड, वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड। नंबर 3, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। नंबर 4, माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी और द कंसेप्ट ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अपॉन द माइनर, या माइनर अपने आप को फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट भी कर सकता है। नंबर 5, माइनर के गार्जियन लाइबल नहीं होंगे माइनर के द्वारा की गई एक्टिविटी को। नंबर 5 ये नहीं था। नंबर 5 था माइनर्स प्रॉपर्टी विल बी लाइबल फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू द माइनर। फिर गार्जियन वाला नेक्स्ट हमारा, अगर बोलो माइनर एजेंट बन सकता है, पर्सनली लाइबल नहीं होगा। माइनर कभी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉफिट मिल सकता है विद यूनानिमियस कंसेंट। माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। ऑल वेल था। फिर हमने बात करी अनसाउंड माइंड की। अनसाउंड माइंड मीन्स द पर्सन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अनसाउंड माइंड। कुछ एग्जांपल्स है, ड्रंकन पर्सन, यूनाटिक, इडियट, मेंटली स्लो बाय बर्थ, इनसेन पर्सन, ये सब अनसाउंड होते हैं। अनसाउंड माइंड बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसका माइंड क्या हो? साउंड हो। साउंड माइंड नहीं कर सकता अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसका माइंड अनसाउंड हो। फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, 5 नाम बताए, एलियन, इनेमी, इंसॉल्वेंट पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन, गवर्नमेंट ऑफिसर और जॉइंट स्टॉक कंपनी, LIC, सेबी वगैरह। ऑल वेल। फिर हमने बात करी किसकी? फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट मतलब सेम माइंड सेम सेंस, लैटिन वर्ड कॉन्सेंसिस एड इडम। ऑल वेल। फिर हमने सेक्शन 14 था ये, सेक्शन 15 कोर्जन की बात करी। कोर्जन मीन्स ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी by committing or threatening to commit any activity which is forbidden by Indian Penal Code. All well. तो कोएर्जन क्या होता है? IPC की तरफ से पनिशेबल होता है। स्ट्रेंजर कोएर्जन कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। सुसाइड करने की धमकी देना कोएर्जन वो करते हैं, हाँ जी करते हैं। इंग्लैंड में कोएर्जन को क्या कहते हैं? ड्यूरेस बोलते हैं, थोड़ा नैरोअर सेंस में लेते हैं। और फिर मैंने आपको बताया प्रूफ बर्डन, प्रूफ करने का बर्डन किसके ऊपर है? एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर। और कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होता है मतलब कैंसिलेबल होता है। फिर हमने बात करी अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अनड्यू इन्फ्लुएंस इट मींस ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी बाय डोमिनेटिंग द विल ऑफ अदर पार्टी। देयर आर 2 पार्टी इन अनड्यू इन्फ्लुएंस, वन इज स्ट्रॉन्ग पोजीशन दैट इज डोमिनेंट पार्टी, अदर वन इज वीकर पार्टी। ठीक है। तो कुछ अजम्पशन है जहाँ पर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपका
आपका हो गया ये अपना स्पिरिचुअल गुरु और अपना डिवोटी, एंड आपका प्रिंसिपल, पेरेंट्स और अपना चिल्ड्रंस वगैरह, ठीक है। लेकिन 3 सिचुएशन तो बिल्कुल ऐसा है जहाँ पर प्रेजम्पशन ये है कि आपको जो है प्रूव करना ही पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ, लैंडलॉर्ड और टेनेंट और क्रेडिटर और डेटर, ऑल वेल था। तो क्या होता है अंडू इन्फ्लुएंस, ये भी वॉइडेबल होता है, कैंसिलेबल होता है, लेकिन अंडू इन्फ्लुएंस में पनिशमेंट वगैरह आपको जनरली नहीं मिलेगी। फ्रॉड का मतलब इट मीन्स ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ अदर पार्टी बाय डिसीविंग अदर पार्टी, इंड्यूस करना किसी को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, फ्रॉड कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो फ्रॉड के अंदर आती है। तो एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ डिफरेंस, या कोई सपरेशन ऑफ फैक्ट, कुछ फैक्ट छुपाना, या मैं आपसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जो फ्रॉड में बिलोंग करती है, या प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म, ये फ्रॉड होता है। अगली क्लास में फ्रॉड कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।